नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी है, ये घटना है सुधीर जी के साथ में, सच्ची घटना। सुधीर जी झारखंड के रहने वाले और एक पास के शहर में ही, अपने गांव से पास के शहर में ही वो नौकरी करते थे, लेकिन रहते थे किराए के मकान में। अपना उनका कोई मकान नहीं था, लेकिन उसी शहर में उनका एक दूर का रिश्तेदार जिनका अपना मकान था उनको मिल जाते हैं। काफ़ी दिनों के बाद जब साल डेढ़ साल उस शहर में बिताते हैं, तब एक शादी समारोह में सब लोग इकट्ठा हुए थे। सुधीर के साथ में उनके पिता भी थे, तब वो दूर का रिश्तेदार सुधीर को पिता को पहचान लेते हैं। इसके बाद सब भेद खुल जाता है। सुधीर के पिता कहते हैं कि मेरा बेटा भी तो आप ही के शहर में काम करता है। तब कहते हैं कि तू रहता कहाँ पर है? तब सुधीर के पिता कहते हैं कि वो तो किराए के मकान पर रहता है। तब वो दूर के रिश्तेदार कहते हैं कि भाई मेरा अपना घर है, जो किराया वहाँ देते हो उससे कम पे ही मेरे पास में रह जाना। इसके बाद सुधीर उस घर में आ जाते हैं, अपने दूर के रिश्तेदार के घर में रहने के लिए। छत पर कमरा मिलता है। उनका जो मकान है ना, नीचे में उनका पूरा परिवार, ज़्यादा कोई विशेष बड़ा परिवार नहीं था, लेकिन घर के सामने में एक पुराना मकान था। लोगों का नज़र में वो हॉन्टेड मकान था। वहाँ पर कभी एक खुशहाल परिवार रहा करता था, लेकिन वहाँ पर न जाने क्या घटना घटी थी। इसके बाद वो जगह भूतिया प्रचलित हो चुका था। ना तो मकान कोई खरीदता था और ना वो बिकता था। जो भी ग्राहक आते थे, लोग बाग अब टटोलते तो हैं ही भाई, इतना पुराना मकान, आखिर बात क्या है? पता लग जाता होगा कहीं ना कहीं से, कोई बता ही देता होगा कि भाई इस घर को ना ही लो, इसमें तुम्हारी बेहतर है, ये घर भूतिया है। तो वो घर था ना, खड़ा तो साबुत था, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन में। ये तो हो गया सामने वाले हिस्से की बात। अब जो बैक साइड था ना, वहाँ भी एक रोड था। आगे चौड़ा रोड और पीछे में एक पतला गली थी। पतला गली में भी उनका जो रिश्तेदार थे सुधीर के, एक कमरा किराए पर दिया हुआ था। जहाँ नीचे रहते थे उसमें कुछ हिस्सा, एक कमरा निकाला गया था और उसका आना जाना बैक साइड से ही था। उस घर में 2 लड़कियां रहती थी, वो भी कहीं काम करती थी, और इस तरह से उस घर में 2 किराएदार हो चुके थे। एक नीचे वाले घर में जो पतली गली में था रास्ता आने का जाने का, और ऊपर में सुधीर जी। तो चलिए आज की कहानी को शुरुआत करते हैं सुधीर जी के ही शब्दों द्वारा। दोस्तों मेरा नाम सुधीर है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, जमशेदपुर के पास का। मैं शहर में नौकरी करता था, ये तो आगे आप सुन ही चुके होंगे। अब मैं उस किराए के घर में रिश्तेदार के पास आ जाता हूँ रहने के लिए। वहाँ पर सामने जो भूतिया घर था, मैं उसके बारे में ना जानता हूँ ना जानना चाहता हूँ। मुझे अपने आप में रहना अच्छा लगता था, अपने काम में मस्त रहता था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बैक साइड में अंकल का एक दरवाज़ा भी है, मतलब वहाँ पर एक कमरा भी है जिसमें 2 जवान लड़कियाँ रहती हैं, कहीं काम करती हैं। मुझे ये भी नहीं पता था, और ना मैं इसमें इंटरेस्ट रखता था। मुझे तो अपने काम से मतलब था। सुबह जाना और मैं 8-9 बजे शाम तक मैं लौटता था। इसके बाद अपनी दुनिया में हो जाता था, खाना पीना और फिर सो जाना, फिर अगले दिन अपने जॉब पर जाना। ऐसी मेरी दुनिया चल रही थी। जब मैं 1 महीना उस कमरे में रह गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, और वो भी तो हमारे दूर के रिश्तेदार थे, सब चीज़ का मेरा ख्याल रखते थे, मुझ पर भरोसा भी करते थे, और मैं भी उन्हें पूरा भरपूर इज्जत देता था। तब एक सुबह मेरी छत पर आ जाते हैं, मेरा कमरे के पास में। मैं ब्रश कर रहा था उस टाइम में। तब कहते हैं, अरे बेटा सुधीर, ये काम करना है। मेरा परिवार कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा है। गांव में एक शादी आ चुकी है, उसको अटेंड करना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो मैं जाता नहीं। हो सकता है कि 15 दिन लग जाए, और हो सकता है कि मैं पहले भी आ जाऊं, या हो सकता है कि महीना दिन भी लग जाए। तो बेटा एक काम था। मैं कहने लगा, अंकल बताइए क्या काम है।
मैं बिल्कुल कर दूंगा। तब मुझे एक चाबी पकड़ाते हैं, एक चाबी का गुच्छा जिसमें 2 चाबी आती है। कहने लगे देख बेटा, एक हमारे किराएदार नीचे में पतली गली में रहती है, 2 लड़कियां हैं, वो 2-3 दिन पहले ही अपने गांव गई हुई है। अब तक तो उनको लौट आना चाहिए था, लेकिन अभी तक आई नहीं है। चाबी हमारे पास में है, वो आएंगी और फिर परेशान हो जाएगी। अगर मैं चाबी लेके चला गया तो फिर रात में जवान लड़कियां भाई कहाँ रहेंगी, ताला तोड़ पाएंगी कि नहीं, और समस्या खड़ी हो जाएगी। तो चाबी तो रख ले, वो आएंगी तो मुझे ज़रूर ढूंढेंगी, और ढूंढेगी तो तुम उनकी मदद कर देना, चाबी दे देना, बस इतना सही काम है। हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आने का। देखो थोड़ा हमारे घर का ख्याल भी रखना। मैं कहने लगा अंकल आप घबराइए मत, आप बेझिझक जाइए और मैं आपका घर का ख्याल भी रखूँगा, और ये चाबी वाला काम तो मैं ज़रूर कर दूँगा। और इसके बाद अंकल जी इत्मीनान होकर के पूरे परिवार के साथ अपने गांव चले जाते हैं। मैं भी अपना तैयारी हो चुका था, मैं 9 बजे के आसपास अपना ऑफिस चला जाता था। और इसके बाद कभी कभी शाम को 6 बजे और नहीं तो 8-9 बजे तो मैं घर लौट ही आता था। 3-4 दिन तो हो गए थे अंकल जी को गए हुए, लेकिन अभी तक कोई लड़की आई नहीं थी। मैं गया भी था पतली गली में, उधर भी घर थे, मैं किसी से पूछा भी था वहाँ पर कि लड़कियाँ लौट आई, अगर लौट आए तो बोल देना कि छत के ऊपर कमरा है ना, वहाँ पर चाबी है, आप जा कर के ले लीजिएगा। आसपास के जो पड़ोसी थे मैं सबको बता के आ चुका था। करीब 7 दिन हो चुके थे, मुझे लगा कि अंकल जी आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं थे। ना वो लड़की भी आई थी जो दोनों उस घर में रहा करती थी, वो भी नहीं लौटी थी। रात का टाइम था, मैं आराम से चैन का नींद सो रहा था। जो मेरा आने जाने का रास्ता था ना, अंकल के जो मेन गेट था उसी के साथ में ऊपर में शुरू होता था। अंकल का दरवाज़ा तो बंद था, चाबी वो खुद लेके गए थे। अब मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं थी। मैं कभी कभी झांक लेता था कि ताला सही सलामत है ना, कोई चोरी चकारी तो नहीं हुआ है, बस मुझे इतना ही करना था। उस रात में इत्मीनान से सोता हूँ। रात कितना बज जाता मुझे उस टाइम तो ध्यान नहीं था। जब मेरे दरवाजे पर दस्तक होने लगती है ना, तब मेरी नींद खुलती है। नींद खुलती है तो मैं नींद में ही रहता हूँ। मुझे लगा कि अंकल आ गए होंगे। मैं कहता हूँ अंकल आ गए क्या आप, लेकिन कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। मैं नींद में था, आंख बंद हो रही थी, नींद आंखों पर चढ़ी हुई थी। दोबारा दस्तक होता है और तब मैं अपने आप को जगाता हूँ कि शायद अंकल होंगे। उन लड़कियों का ध्यान तो मुझे आता ही नहीं है, मेरे दिमाग से निकल चुका था। मैं जाके दरवाज़ा खोल देता हूँ। आसमान में चांद निकला हुआ था, छत तो पूरी लंबी चौड़ी थी, खाली भी पड़ी थी। कुछ फूल पौधे के गमले जरूर रखे थे, जो मैं सुबह सुबह ऑफिस जाते वक्त पानी वानी दे देता था। और शाम को जब लौटता था तो पानी देख लेता था कि पानी की जरूरत है कि नहीं है। इतना काम तो मैं जरूर कर लेता था। मैं जब दरवाज़ा खोलता हूँ ना, तो सामने में एक जवान लड़की नज़र आती है, अपना चेहरा बांधे हुए, बस उसकी आंखें नज़र आ रही थी। मैं देख करके आश्चर्य में पड़ गया, कौन है भाई। मेरे दिमाग से उन लड़कियों का बात निकल चुकी थी। जब इतना टाइम हो जाता है, नहीं आती तो मैं भूल ही जाता हूँ एक तरह से। चाबी तो मेरे पास में रखी हुई थी, छल्ला चाबी का रखा था जिसमें 2 चाबी मुझे नज़र आ रही थी। मैं उसकी तरफ देखने लगता हूँ। चेहरा तो नज़र नहीं आता, लेकिन आंखें बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। एक पल तो मैं हक्का बक्का रह जाता हूँ कि देखो रात कितनी हो गई है। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आधी रात हो चुकी है, लेकिन आधी रात हो चुकी थी। तब मैं बोलता हूँ कि आप कौन। तब कहती है मेरी चाबी होगी आपके पास में। बड़ी मीठी आवाज़ थी। तब मुझे ध्यान होता है कि हाँ अंकल बता के गए थे ना कि 2 लड़कियां हैं, लेकिन ये लड़की तो अकेली दिखाई देती है। तब मैं कहता हूँ आप 2 लड़कियां रहती हैं ना पिछली वाली गली में। तो कहती हाँ मैं 2 ही रहती हूँ, लेकिन अभी लौटी नहीं हूँ, मैं अकेले आई हूँ। तो चल करके ताला खोल दीजिए ना, चाबी दे दीजिए ना। मैं जाता हूँ, खूंटी पर जो कील में टंगा हुआ था चाबी का छल्ला उठाता हूँ, लड़की के हाथों में दे देता हूँ। मैं अभी तक समझ नहीं पाया था कि आधी रात में लड़की अब इतना दूर से सफ़र करके और यहाँ तक कैसे पहुँची भाई, वो भी अकेली लड़की।
मुझे इस बात का परवाह भी नहीं था, ना ध्यान था, क्योंकि मैं नींद में था उस टाइम में। मुझे लगता है कि चाबी देकर मेरा काम खत्म हो जाएगा और फिर मैं अपने बिस्तर पर पड़ जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तब लड़की कहती है कि देखिए, बुरा मत मानिएगा, आप मेरे साथ ज़रा पिछली गली तक चलिए। वहाँ पर कुछ आवारा कुत्ते हैं जो मुझे देख कर के रात में भौंकते हैं। मुझे कुत्तों से बड़ा डर लगता है। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। मैं जाना तो नहीं चाहता था, नींद में था, लेकिन उस लड़की की बात सुन करके मैं कहता हूँ ठीक है, चलिए मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। मैं जाता हूँ उस गली तक, और इसके बाद जब उसके दरवाजे पे पहुँचता हूँ ना, तब लड़की कहती है कि आप चले जाइए। मैं अब पहुँच गई अपने दरवाजे पर, अब कोई मुझे डर नहीं है, आप निश्चित होकर के चले जाइए। पहली बार उस लड़की से उस रात इतना ही मुझे मुलाकात हुआ था। आई मैं नींद में था और फिर मैं जल्दी जल्दी गली से अगली गली में आ गया था। उस लड़की ने दरवाज़ा खोला या ना खोला मुझे कोई मतलब नहीं था, चाबी मैंने दे दिया था। मुझे लगा था कि वही लड़की होगी। अब कौन हो सकती है भाई, एक लड़की नहीं आई है, दूसरी लड़की आ चुकी है। इतना तो मैं काम कर दिया था। मैं भी निश्चित होकर के फिर सो जाता हूँ। सुबह अपने काम पर कौन जाता है पीछे देखने के लिए भाई कि वहाँ पीछे में क्या हो रहा है। अब मुझे उस टाइम लड़कियों में इंटरेस्ट तो ज़रूर था, लेकिन मैं शर्मीला व्यवहार करता था। मैं शर्मीला था। लड़कियों को देख करके मुझे पसीना छूटने लगता था। मैं डर जाता था। मैं लड़कियों से मिलने की इच्छा तो ज़रूर रखता था, लेकिन मन के अंदर में। और उस लड़की का तो मैं चेहरा भी नहीं देखा था, वो तो चेहरा पूरा ढके हुए थी। मैं भी जवान था, मेरे सीने में दिल धड़कता था। मुझे भी लगता था कि कोई ना कोई मेरी साथी ज़रूर मिलेगी। शहर में रहता हूँ, लेकिन अभी तक ऐसी बात कोई हुई ही नहीं थी। मैं उस लड़की में इंटरेस्ट भी नहीं लेता हूँ। मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। और इसके बाद जब अगली रात आती है ना, मैं अपने बिस्तर पर सोया हुआ था, लगभग आधी रात का ये वक्त था, या तभी दरवाज़ा ठकठकाया जाता है। मैं नींद में था और फिर आवाज़ सुनते ही नींद खुल जाती है। मुझे लगा कि इस बार तो अंकल आ ही गए होंगे। मैं कहता हूँ अंकल आप हो क्या, लेकिन आवाज़ कोई सुनाई नहीं देती है। और तब मैं दरवाजे के पास जाता हूँ, कौन है बाहर में। जब कोई आवाज़ नहीं आती है तो दरवाज़ा खोल देता हूँ। आखिर कौन हो सकता है भाई, कहीं चोर उचक्का तो नहीं है। दरवाज़ा खोलता हूँ तो वही लड़की मुझे खड़ी दिखाई देती है जो पिछली रात में मुझे नज़र आई थी, जिसके साथ मैं उस गली तक गया था चाबी लेकर के। वही थी। मैं उसको देखता हूँ, आज भी अपना चेहरा ढके हुए थी। मैं उसको देखकर कहता हूँ आप इस वक्त में, क्या कोई ज़रूरत है क्या। तब कहती है हाँ ज़रूरत है, तभी तो मैं आपके पास में आई हूँ। मैं कहने लगा कि ऐसे क्या ज़रूरत हो गई है। कहती है आप अंदर आने देंगे, मैं डरी हुई हूँ। मुझे लगा कि कोई चोर उचक्का, लड़की अकेले है, दूसरे इसकी साथी आई नहीं है, शायद डर गई होगी। लेकिन मैं भी तो अकेला था, वो भी जवान लड़का। ये लड़की जात है भाई, कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई बातचीत ना हो जाए। वैसे मैं शर्मीले व्यवहार का था, शर्मा गया था। उसको जब बोलती है कि मैं अंदर आ जाऊं, तब मैं मना नहीं कर पाता। वो अंदर आ जाती है। मैं देखता हूं कि वो डरी हुई जरूर दिखाई दे रही है। शरीर उसका जैसे सांस चल रहा था तेज तेज, घबराई हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी चेहरा मैं देख नहीं पाया था। मुझे लगा कि शायद अकेले होने की वजह से इसको डर लगा होगा। कई बार मैं भी भयानक सपना देख लिया करता था और मैं बहुत खौफ में भर जाता था, कहीं इसके साथ में ऐसा कुछ सपना अपना आ गया और बेचारी डर गई है। अब अंकल आंटी तो है नहीं कि उसके पास जाती, मेरे पास ही आ गई। चलो कोई बात नहीं, मैं उनको देता हूँ पानी पीने के लिए, आप पानी पीजिए और देखिए शांत हो जाइए, डरिए मत, आप सुरक्षित हैं यहाँ पर। अंकल आंटी तो आए नहीं हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए। तब कांपते हाथों से पानी का गिलास लेती है, लेकिन पानी पीने के लिए तो अब जो चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है, कपड़ा बंधा हुआ, उसको तो हटाना ही पड़ेगा। आखिरकार जब पट्टी हटाती है, कपड़ा हटाती है, तब मैं इसको गौर से देखता हूँ। बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि मैं उसको देखते ही रह गया था। वो भी मुझे देख रही थी, पानी पीते पीते मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में मैं वो चीज़ देखा था, वो डर अभी भी उसकी आंखों में बसा हुआ था। वो पानी पीते पीते अचानक रुक गई
कहने लगी कि आप अकेले ही रहते हो ना, और कोई साथी तो नहीं है आपका। मैं कहने लगा नहीं, मैं अकेले ही रहता हूँ। तब कहती है देखिए, आज रात मैं यहाँ पर बिता सकती हूँ, मैं सुबह चली जाऊँगी। कल हो सकता है कि मेरी सहेली भी आज वापस आ जाए, अंकल आंटी भी वापस आ जाए, तो आप बताइए मैं क्या यहाँ पर रुक सकती हूँ। मेरे पास तो एक ही बिस्तर था, एक ही खाट था, और वो लड़की रात में मेरा रूम शेयर करने के लिए बात कर रही थी। लड़की घबराई हुई थी, डरी हुई थी। इंसानियत के नाते मुझे लगने लगा कि शायद इसकी मैं मदद कर सकता हूँ। तब मैं कहता हूँ चिंता मत कीजिए, अंकल आंटी होते तो ये परेशानी नहीं होती। आप ज़रूर, बिल्कुल आपको डर नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, अंकल आंटी नहीं तो मैं भी उन्हीं का रिश्तेदार हूँ, घबराइए मत। आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए, मैं अपने लिए बाहर नीचे में बिस्तर बिछा लूँगा। तब कहती है नहीं, ये काम कीजिए, आप अपने बिस्तर पर सो जाइए, मुझे एक चादर और तकिया दे दीजिए, मैं नीचे ही सो जाऊँगी। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाया। मैं कहने लगा देखिए, आप मेरी मेहमान हैं एक तरह से, आप मेरे बिस्तर शेयर कीजिए, अब मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा, मुझे भी ज़मीन पर सोने की आदत है। गांव में ज़्यादातर मैं ज़मीन पर सोना ही, फर्श पर सोना पसंद करता था, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। इस पर नोक झोंक जरूर चली थी। लड़की का जिद था कि नहीं, आप ज़मीन पर नहीं, अपने बिस्तर पर सोइए, लेकिन मेरी भी जिद थी कि नहीं, आप पलंग पर सोइए, खाट पर सोइए, मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा। आखिरकार मैं ही जीतता हूँ। तब वो लड़की खाट पर जाती है। मैं उससे पूछता हूँ, जब वो बिस्तर पकड़ लेती है, बिस्तर पर जाकर लेट जाती है, तब मैं अपना बिस्तर नीचे बिछा लेता हूँ। फिर पूछता हूँ आप डरी कैसे थी, कोई बात हो गई थी, कोई चोर चक्का, कुछ ऐसा? तब कहने लगी नहीं, मैं एक भयानक सपना देखी थी। मुझे लगा कि मेरे कमरे में 2 चुड़ैल आ चुकी है, वो मुझे मारना चाहती है। ये सपना मैं कई बार देख चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी सहेली रहती थी ना, तब मुझे डर नहीं लगता था, वो संभाल लेती थी मेरे को। लेकिन सहेली है नहीं ना, इसलिए मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए मैं भागते हुए आ गई। मैं कहने लगा देखिए, ये सपना है, हकीकत नहीं होता है। कई बार मैं भयानक सपना मैं खुद देख लेता हूँ, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इंसान को हर रोज़ सपना आता है, कभी अच्छा कभी बुरा। अब इसको अपने दिमाग में बिठाना नहीं चाहिए, इसे डरना नहीं चाहिए, ये तो चलता रहता है। तब कहती है आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं डर गई थी ना, अकेले थी ना, अगर मेरी सहेली होती तो मैं नहीं डरती। चलिए, बातचीत करते हुए अब मुझे तो अब नींद आने लगी थी। मैं उस लड़की के बारे में ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, मेरे मन में उसके लिए ऐसा कोई जगह भी नहीं थी उस वक्त तक। मैं नींद में आ जाता हूँ, सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह मुझे ड्यूटी जाना था। और इसके बाद जब मुझे एहसास होता है कि जैसे 2 हाथों ने मुझे उठा लिया है, मैं आँख खोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं आँख खोल नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं फिर भयानक सपना देख रहा हूँ, ऐसा ही कुछ देख रहा हूँ। मैं आँखों तो खोल नहीं पाता हूँ, लेकिन एहसास होता है, कुछ आवाज़ भी सुनाई देती है कि बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, जैसा मैं कह रही हूँ ऐसे मेरे साथ में करते जाना। वो आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन सपने के अंदर में ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं भयानक सपने के अंदर में हूँ। वो आवाज़ जानी पहचानी है, इस आवाज़ को मैं कभी सुना हूँ। क्या मेरे साथ में हो रहा है, क्या मेरे साथ में हो रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरी आँख क्यों नहीं खुल रही है? मैं लाख कोशिश करता हूँ कि मेरी आँख खुल जाए, मैं देख पाऊँ कि मैं किसके हाथों में हूँ, लेकिन मेरी आँख नहीं खुलती। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी पलंग पर लिटा दिया गया हूँ, मेरे सीने पर कोई सवार था, और मैं उस टाइम अपने आप को उसके बंधन से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, हाथ पैर चला रहा था, लेकिन सब कुछ करने के बाद मैं उसको हटा नहीं पाता हूँ। और तब मेरे कानों में फुसफुसाहट भरी आवाज़ सुनाई देती है। मैंने बोली थी ना, शांत रहो, तो इसका मतलब शांत रहो, और नहीं तो तुम्हारे साथ मैं कुछ बुरा कर दूंगी। वो आवाज़ जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी। और इसके बाद मैं बहुत डर चुका था। मुझे लगा कि मैं सपने में हूँ, और जब मेरी आँख खुलेगी तो सब सपना खत्म हो जाएगा, मुझे कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब मेरे साथ में कुछ अलग होने लगता है, तब मैं खौफ में हो जाता हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? आप क्या कर रही हो? आप कौन हो? मेरी आँख क्यों नहीं खुल रही है? तभी वो हंसते हुए कहती है, आँख खोलना ज़रूरी है क्या? कई काम ऐसे होते हैं कि बिना आँख खुले भी हो सकता है।
अंधेरा है, तुम यहाँ आँख खुलकर क्या देखोगे? यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये मेरी दुनिया है, ये अंधेरी दुनिया है, यहाँ पर कुछ भी रोशनी नहीं है। तुम अपना आँख भी खोल लो तब भी मुझे देख नहीं पाओगे। जो हो रहा है होने दो। इसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोल पाया था। मुझे लगा कि ये आँख खुलेगी, मैं अंधेरी दुनिया से वापस आ जाऊंगा। ये तो मेरे भयानक सपना है। कई बार ऐसे बुरे बुरे सपने मुझे आते थे। शायद आज भी बुरा सपना आया है। मैं अभी तक इसी बुरा सपना को समझ रहा था। लेकिन जब मेरी आँख खुलती है, मैं अपने आप को होश में पाता हूँ। तब मैं नीचे सोया हुआ था और मैं अपने आप को अपनी खाट पर पाता हूँ। लड़की कमरे में थी नहीं, कहाँ गई कुछ पता नहीं। दरवाज़ा बंद हुआ पड़ा है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैं भाग के देखता हूँ, दरवाज़ा तो अंदर से बंद ही लॉक है। तो लड़की कहाँ निकल गई? लड़की कहाँ निकल गई? दरवाज़ा खोलता हूँ, पूरा छत का चक्कर मार लेता हूँ, लेकिन लड़की का अता पता नहीं। मैं नीचे पहुँचता हूँ तो अंकल आंटी आए भी नहीं थे, ताला लगा हुआ था। मेरा मन बड़ा बेचैन था। ये कोई सपना नहीं था। वो लड़की मेरे कमरे में आई थी, मैं उसको पानी पिलाया था, वो डरी हुई थी। मैंने उसको अपने खाट पर सोने के लिए दिया था, मैं ज़मीन पर सो गया था। और फिर वो उस रात का भयानक सपना, ये सब क्या था? ये सब क्या हुआ था मेरे साथ में? मैं बहुत डर गया था। और जब मैं पता करने के लिए जाता हूँ उस गली में कि आखिर वो लड़की वही है क्या, मैं जब जाता हूँ तो ताला लगा हुआ था, ताला खुला हुआ नहीं था। मतलब जो भी लड़की थी या अपने काम पर लौट चुकी थी मेरे सो के उठने से पहले। मुझे ऐसा लगने लगा। मैं अपने कमरे में लौट आता हूँ, सोच में पड़ जाता हूँ, ये मेरा कोई सपना था क्या? लेकिन इतना मुझे याद था कि नहीं, ये सपना नहीं था। वो लड़की ने आके दरवाज़ा खटखटाया था, डरी हुई दिखाई दे रही थी और वो अपना चेहरे का कपड़ा भी हटाया था। मैं उसको पानी दिया था, पानी भी पी थी और फिर खाट पर सो गई थी। मैं भी सो गया था। यहाँ तक मुझे पता था ये मेरा सपना नहीं हो सकता है। मैं दिमाग में इतनी उलझन भर गई थी कि वो उस उलझन से मैं निकल ही नहीं पा रहा था। मुझे तो अपने आप पर शक होने लगा कि शायद ये सपना ही होगा, ये हकीकत नहीं होगा। अगर हकीकत होता तो लड़की नज़र नहीं आती। कहाँ गई लड़की? हवा हो गई? ऐसा थोड़ी होता है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाता हूँ और मैं फिर ऑफिस में यही सब बात सोचता रहता हूँ कि देखो ना, कल रात को कितना भयानक सपना देखा। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ हकीकत में चल रहा हो। वो दरवाज़ा का आवाज़ होना, खटखट होना, वो लड़की का घबराया हुआ चेहरा मुझे नज़र आता है, डरी हुई नज़र आती है। मैं पानी पिलाता हूँ। ये कौन सा सपना है? ऐसा सपना मैंने आज तक देखा नहीं था। आखिरकार मैं घर लौटता हूँ। अभी भी अंकल का ताला लगा हुआ था, मतलब अंकल लौटे नहीं थे। मैं अपने कमरे में आता हूँ। खाना पीना तो आज भूख भी नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे पेट तो भरना ही था। इसके बाद मैं वही सब चिंतन मंथन करते हुए अपने खाट पर लेट जाता हूँ। कब मुझे नींद आ जाती है मुझे एहसास ही नहीं होता है। जब दरवाजे पर फिर खटखट होने लगती है, मेरी आँख खुल जाती है। मैं समय देखता हूँ, आधी रात हो चुकी थी। 12:30 का आसपास का टाइम हो चुका था। कौन है? कौन है? मैं चिल्लाता हूँ। आज मुझे डर लगने लगता है, ना जाने क्यों। मुझे लगा कि आज तो मैं सपने में नहीं हूँ, ये कल वाली आवाज़ है। जैसे कल आवाज़ आई थी खटखट की, आज वही आवाज़ है। कौन है बाहर में? कौन है बाहर में? मैं ऐसे चिल्लाता हूँ। अंकल आप हो? आप लौट आए अंकल? लेकिन जब कोई आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देती, तब मेरा धैर्य खोने लगता है। मैं कांपने लगता हूँ, डर जाता हूँ। मैं सपने में तो नहीं हूँ। अपने हाथ पर चिकोटी काटता हूँ और तब मुझे एहसास होता है कि नहीं, मैं सपने में नहीं हूँ, मैं जाग रहा हूँ और ये आवाज़ जो सुन रहा हूँ हकीकत में है। डर लग रहा है। फिर खटखट, फिर खटखट। आखिरकार मैं इतना डरा हुआ था कि हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं जा कर के गेट को खोलूं और देखूं बाहर कौन है। लेकिन एक हद होती है डरने का। जब वही खटखटाना बार बार होने लगा, तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं पूछता हूँ दरवाजे पर जा कर के, आप कौन हैं? आप बोलते क्यों नहीं हो? आप अंकल हो? अंकल हो? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। तब मैं जानने का इच्छुक होता हूँ कि आखिर कौन है।
मैं सिटकनी खोल देता हूँ, दरवाज़ा खोल देता हूँ और तब वही लड़की मुझे सामने दिखाई देती है, अपना चेहरा बंधे मैंने तो ढके हुए, वैसे ही बड़ी बड़ी आंखें, बाल उलझे हुए दिखाई दे रहे थे। अब मुझे देखते ही मुझे धकेल देती है अंदर में, और फिर अंदर आते ही वो दरवाज़ा को बंद कर देती है। मेरी सांस चलने लगती है। आप कल भी आई थी ना, आप कल भी आई थी ना, आज क्यों, आज क्या हुआ? मैं घबरा जाता हूँ। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करता हूँ लेकिन संभाल नहीं पाता हूँ। डर लग रहा था उस लड़की से आज मुझे। आज इतना मैं खौफ में भर गया था उसको देखते ही, और वो मुझे धकेल करके और खुद ही कमरे को बंद कर देती है। कुछ नहीं पूछती है, बस अपना चेहरे का कपड़ा हटाती है। उस लड़की को देख करके मैं घबरा गया था। वही तो लड़की थी जो मेरे कमरे में कल आई थी। वही शकल, वही सूरत, कोई भी बदलाव नहीं था। उसकी वही बड़ी बड़ी आंखें, जो बाल थे उलझे हुए नजर आ रहे थे, और वो मुझे घूर रही थी। मैं कहता हूँ कि आप नीचे वाले में रहती हो ना, आप अपने कमरे में क्यों नहीं रहती हो? आप मेरे पास में क्यों आई हो? मैं बहुत डरा हुआ था। वो कुछ बोल नहीं रही थी, मुझे घूरती जा रही थी। और तब मैं कहता हूँ कि देखिए, आप मेरे साथ में कुछ गलत किया था ना कल आप। वो अभी तक कुछ जवाब नहीं दे रही थी। मैं डरा हुआ था लेकिन अपनी भड़ास जरूर निकाल रहा था। देखिए, आज मैं आपको इस घर में रहने नहीं दूंगा, आपको जाना ही होगा। आप अपने कमरे में जाइए। आप मेरे साथ में कल थी और कब आप चली गई मुझे पता भी नहीं चला। ये जो लॉक था अंदर का, बिना खुले हुए आप कैसे बाहर निकल गई थी? आपने बाहर से कैसे बंद कर दिया था? मैं यही सब बातें उससे पूछ रहा था लेकिन वो मेरी किसी बात पर जवाब नहीं, ना रिएक्ट कर रही थी। बस मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरती जा रही थी। जब मैं अपने बात को पूरी कर लेता हूँ, आप मेरे घर से निकल जाइए, मैं इतना बोलता हूँ, तब वो उठ करके छन से खड़ी हो जाती है। खड़ी होकर के वो चाबी मुझे पकड़ा देती है। ये पकड़ अपनी चाबी। मैं कहता हूँ कि आप अपने कमरे में नहीं जाओगी? यहाँ पर क्यों रहोगी? आप यहाँ पर नहीं रह सकती, आप अपने कमरे में जाइए। तब कहती है, हाँ मैं ज़रूर जाऊँगी, इसके लिए मुझे कोई चाबी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कमरे में ही से आई हूँ, मैं अपने कमरे में ही रहती हूँ। मैं तुम्हारे कमरे में क्यों रहने के लिए आएंगे? मैं तुमसे अब प्यार करने लगी हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें देख रही थी। मेरी नज़र तुम पर थी, तुम मुझे अच्छे लगने लगे। अब मैं तुम्हारे पास बहाना करके आई थी। मैं तुम्हारे किराएदार नहीं हूँ, तुम्हारे मालिक का। मेरा घर तो सामने में है, वो देखते हो ना पुराना सा घर, वो मेरा ही है। सच कहूँ ना, पसीना आ गया था। दिल की धड़कन तो पहले भी बढ़ी हुई थी लेकिन अब ज़्यादा ही दिल उछलने लगा था। पसीने से नहा गया था। मैं मालूम नहीं था कि वो घर हॉन्टेड है, वो घर भूतिया है। लेकिन जब कहते हैं कि मैं तुम्हारे मालिक का किराएदार नहीं हूँ, मेरा घर तो सामने में है, वो पुराना सा मकान जो तुम रोज़ आते जाते देखते हो, मैं उसी घर के रहने वाली हूँ। अब मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस घर में मोटा सा ताला लगा हुआ था। मैं आते जाते जरूर देखता था। वो घर कभी मैंने खुला नहीं पाया था। और तब मैं कहता हूँ, उस घर में तो मैंने कभी आपको देखा ही नहीं है आते जाते। लड़की हंसते हुए कहती है कि तुम मुझे देख नहीं सकते थे लेकिन मैं तुम्हें हर रोज़ देखती थी। जब तुम सीढ़ी से उतर के जाते थे तब मेरी नज़र में थे, जब आते थे तब भी मेरी नज़र में थे। मैं तो तुमसे मिलने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ रही थी और वो उपाय मुझे सूझ गया था। मैं कहने लगा, फिर आपका परिवार आपको रोकता नहीं है? आप मेरे घर में क्यों आई हो? ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जैसा आप समझ रही हो। तब हंसते हुए कहती है कि मैं भी ऐसी लड़की नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, लेकिन ऐसी मैं बन जाती हूँ जिस पर मेरा दिल आ जाता है। अब फिर मुझे कोई रोक नहीं पाता है। मेरे परिवार मुझे रोक नहीं पाए तो तू खेत का कौन सा मूली है? इसके बाद बोल करके हंसने लगती है। हंसता हुआ उसका चेहरा मैं देख करके डर जाता हूँ। आंखें उसकी बड़ी बड़ी हो जाती है, चेहरे का रंग थोड़ा बदलने लगता है, लाल जैसा दिखाई देने लगता है। अब मैं भयभीत हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ, आप मेरे घर से निकल जाइए, आप मेरे घर से निकल जाइए। तब वो कहती है कि देख, ज़्यादा नखरा मत कर,
नहीं तो मैं तुझे अपने घर में लेके जाऊंगी और इसके बाद तू मेरे घर से कभी निकल नहीं पाएगा। उस रात भी मेरे साथ उसने वही किया। मेरे साथ उसी पलंग पर, मेरे खाट पर ही मुझे जबरदस्ती। और आज तो मुझे सब कुछ, मैं जगा हुआ था, होशो हवास में था, सब कुछ मैं झेल रहा था और उसको बोल रहा था कि तुम गलत कर रही हो, गलत कर रही हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, परिवार वाले तुम्हें डांटते नहीं हैं। और तब खामोश रहने के लिए बोलती थी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, डांटती थी। और मैं डर जाता था। मैं लड़का था, अगर वो लड़की थी, कहीं शोर शराबा कर दे और फिर तो मेरी अच्छी खासी बेइज्जती हो जाएगी और ना जाने अड़ोसी पड़ोसी मेरे साथ में क्या व्यवहार करेंगे, मेरा दूर के रिश्तेदार मेरे बारे में क्या क्या सोचेगा। मैं खामोश रह जाता था और इसी खामोशी का वो फायदा उठाने लगी थी। वो हर रात को 12:30 के आसपास दरवाज़ा खटखटाती थी और फिर मुझे खोलना ही पड़ता था। खोलते ही वही सब मेरे साथ में प्रेम करना शुरू कर देती थी। और सुबह के मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब तक 3 बजता था और फिर अंगड़ाई लेते हुए उठती थी और मुस्कुरा के कहती थी, फिर हम कल मिलेंगे, अभी तो मैं जा रही हूँ। दरवाज़ा खोलती थी, बाहर निकल जाती थी। और इसके बाद मैं कमरे में उसी के बारे में सोचता रहता था, हे ईश्वर, मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ फंस गया। अगर अंकल आंटी आ जाएंगे और फिर ये लड़की की हालत अब मुझे देख लेंगे इस अवस्था में, ना जाने क्या क्या सोचेंगे। कैसे मैं उनको समझाऊंगा, कैसे बताऊंगा कि मैं उस लड़की के चक्कर में खुद में फंसा नहीं हूँ, उस लड़की ने मुझे फंसा दिया है। मेरे बात को कौन यकीन करेगा, कौन विश्वास करेगा। मैं डरा हुआ था, घबराया हुआ था। आखिरकार सुबह होता है और जब सुबह होता है ना, तब एक टैक्सी आकर के दरवाजे पर रुकती है। आवाज़ आती है तो मैं भाग के छत से देखता हूँ तो अंकल आंटी थे। मैं उनको देख करके इतना खुश हो जाता हूँ जैसे मुझे जन्नत मिल गई हो। भागते हुए नीचे जाता हूँ और मैं अंकल को प्रणाम करता हूँ और तब कहते हैं, सुधीर अच्छे हो ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हुई, क्या वो लड़कियाँ लौट आई? और तब मैं कहता हूँ नहीं, अभी नहीं आई हैं। तब अंकल सर खुजाते कहते हैं, कहाँ चली गई भाई, अब तक तो उनको लौट के आना चाहिए, वो तो नौकरी करती हैं, इतना दिन शायद गांव में कोई काम होगा, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आ जाएंगी। दरवाज़ा खोलते हैं। मैं तो उसी वक्त सब कुछ बोलना चाहता था, लेकिन डर के मारे उस टाइम बोल नहीं पाता हूँ। मैं उस रात ऑफिस, मतलब उस दिन मैं ऑफिस भी नहीं जाता हूँ। मैं यही सोच कर कि जब मौका मिलेगा अंकल से मैं सब कुछ बताऊँगा, अंकल मेरी बात पर यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे। आखिरकार दोपहर को मुझे मौका मिलता है, अंकल के पास जाता हूँ। अंकल उस टाइम आराम के मूड में थे। मुझे देख के कहने लगे, सुधीर कुछ काम है क्या बेटा, कोई ज़रूरत है तो बताओ, हिचको मत, जो भी समस्या है मेरे सामने में रखो। तब मैं कहता हूँ, अंकल जी मैं आपसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूँ। कहने लगे, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है बेटा, अरे डरो मत, जो भी मन में है बताओ मुझे। तब मैं कहता हूँ, अंकल जी आप नाराज़ तो नहीं होगे ना? अंकल कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, लेकिन बात क्या है? बिना मैं बात को समझे बुझे मैं कैसे आश्वासन दे सकता हूँ, तुम बात तो बताओ। तब मैं वो कहानी को शुरू कर देता हूँ। जैसे जैसे मैं कहता हूँ, अंकल की आंखें मैं देख रहा था, डरे हुई आंख नजर आ रही थी। मुझे लगा कि वो उस पर नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। और जब मेरी कहानी खत्म होती है ना, और डर जाते हैं, कहते हैं कब से शुरू हो रहा है? तब मैं बताया हूँ इतनी इतनी तारीख को, और अभी भी शुरू हो रहा है, अभी भी हमारे साथ में वही सब चल रहा है। अंकल घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता है, वो आराम के मूड में थे लेकिन उनकी नींद अब हराम हो चुकी थी। उठ जाते हैं, अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं, सुनो इधर आओ, सुनो इधर आओ। वो भी आ जाती हैं, क्या है जी, क्या है जी। तब अंकल पूरी बात को अपनी पत्नी से बताते हैं, यानी मेरी आंटी से। वो भी बात सुन करके मेरी तरफ देखने लगती है। हाँ बेटा, तुम्हारे साथ में ऐसा चल रहा है, ऐसा हुआ है। वो भी घबराई हुई नजर आ रही है। मैं कहता हूँ, आंटी बिल्कुल सही बात है, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। पहली रात तो मैं समझा था कि आपकी किरदार है, मैं उसकी मदद करने के लिए गली तक गया था और मैं पूरी घटना, एक एक चीज़, कोई चीज़ छिपाया नहीं था। अंकल आंटी डर चुके थे, आपस में दोनों पास पास बैठ करके फुसफुसा रहे थे
अब मैं आवाज़ थोड़ा दूरी था तो समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार दोनों कुछ निर्णय लेते हैं और कहते हैं, बेटा मेरे पास में आओ, इधर आओ। मैं जाके उनके पास सोफे पर बैठ जाता हूँ और तब कहते हैं कि देखो बेटा, ये जो कहानी बता रहे हो ना, मैं भी इस कहानी को सुना हूँ। ये सामने वाला घर है ना, जो तुम्हें बंद दिखाई देता है, पुराना घर, यहाँ पर एक परिवार रहा करता था और उसमें वही खूबसूरत लड़की रहती थी। और ये जो घर है ना, हम उस टाइम खरीदे नहीं थे, किसी और के पास में था और एक तुम्हारे जैसा ही किराएदार हमारे छत के ऊपर में रहता था। उस लड़की से और उस लड़का से प्यार हो चुका था, लेकिन परिवार वालों को पसंद नहीं था। परिवार वाले दबाव डाल रहे थे लड़की से कि तू उस लड़के को भूल जा, लेकिन लड़की अपनी जीत पर अड़ी हुई थी। वो भाग जाते हैं और इसके बाद उनका पता नहीं चलता है कि कहाँ गए, कहाँ हैं, जिंदा है या मर गए हैं। लेकिन देख बेटा, तूने ये बात बताया ना, मैं भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। ये सामने वाला घर देख करके जब मैं घर खरीदने आया था ये, तो पड़ोसी ने बताया था कि देखिए आपके सामने वाला घर हॉन्टेड है, आपको यहाँ पर घर लेना नहीं चाहिए। लेकिन मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। मैं कहने लगा सामने वाला है ना, मेरा तो नहीं है ना। मैं उस टाइम समझदारी से काम लिया होता तो ये घर आज मैं यहाँ पर नहीं रहता, मैं कहीं अलग रहता। लेकिन आज भी, इससे पहले मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था। हाँ, ये घर लोगों के नज़र में भूतिया जरूर थी, लेकिन मेरी नज़र में नहीं। मेरे साथ में ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है। इसके बाद हम तीनों लोग आपस में बैठ करके बात करने लगे कि अब उस लड़की से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। आंटी का कहना था कि हम हनुमान मंदिर के पास चलते हैं, वहाँ पुजारी से मिलते हैं। लेकिन अंकल कहते थे कि नहीं, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से, हमारे जानने वाले में से हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे मदद लेंगे, वो हमें ज़रूर अच्छी राय देंगे, पहले हम उनसे जाके मिलते हैं। आखिरकार शाम के टाइम हम उनके घर पहुंच जाते हैं, अंकल, आंटी और मैं। पूरी कहानी हम दोहराते हैं और वो जो तांत्रिक बाबा थे, पूरी कहानी सुनने के बाद बस मुझे देख रहे थे, उनके चेहरे पर कोई भाव नज़र नहीं आ रहा था और कहने लगे कि बेटा कब से हो रहा है। मैं पूरी तारीख फिर से दोहराता हूँ कि फलाने तारीख से और कल रात तक ऐसा हुआ है। तब कहते हैं कि ठीक है, डरने की बात नहीं, तुम भी नौजवान हो और वो प्रेतात्मा भी नौजवान है, ऐसा कई बार हो जाता है। वो मजाक की तरफ सारी बात को ले रहे थे, मुझे तो गुस्सा आने लगा था। ये कौन सा तांत्रिक है भाई, एक भूतनी को वो प्रेमी बना रहा था। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था उसमें। मुझे तो लगा था कि ये मेरी कोई सहायता करें, कोई मदद करेंगे, लेकिन वो तो मजाक के मूड में थे। तब मेरे अंकल कहते हैं कि देखिए साहब, मजाक तो बहुत हो गया, अब करना क्या होगा। कहते कुछ नहीं हो, जैसे कल रात हुआ आज रात भी होगा, लेकिन आज रात जो प्रेतात्मा अंदर आएगी ना, फिर वो बाहर नहीं जाएगी, कमरे में रह जाएगी। इसके बाद मेरा काम है कि मैं उसको पकड़ लूँ और फिर उसको सही जगह पर मैं उसको रखूँ। ये मेरा काम है, आप लोग वही करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो बताने लगे थे कि देखो, मैं तुम्हें कुछ चीज़ दे रहा हूँ और जैसे ही लड़की आएगी ना, उस कमरे से बाहर निकल नहीं पाएगी, बहुत परेशान करेगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंकल के नीचे घर में रहूँगा, तुम एक बार शोर कर देना, इसके बाद मेरा काम है उस आत्मा को मैं पकड़ करके उसकी जगह याद दिला दूंगा, उसको जहाँ रहना चाहिए मैं उसको वहीं भेज दूंगा, अब फिर वो तुम्हारी दुनिया में कभी नहीं लौटेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, जैसे मेरे साथ में मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे कि डरने की क्या बात है, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। मैं अंकल की तरफ देखता हूँ, शायद उनको भी लग रहा था कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और तब अंकल कहते हैं कि देखो बेटा, घबराओ मत, ये पहुँचे हुए तांत्रिक हैं, वैसे ही काम करते नहीं हैं, इनका अपना काम है, धंधा है, ये मेरी रिक्वेस्ट पर ये काम करने के लिए तैयार हुए हैं, तुम निश्चित हो जाओ, ये जो कह रहे हैं वही करेंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सारे लोग, हम तांत्रिक बाबा, अंकल, आंटी, हम अपने घर पर लौट जाते हैं। रात का इंतज़ार करते हैं, लेकिन मेरे हृदय की धड़कन बढ़ी हुई थी। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, मैं तो नीचे ही था,
अंकल के घर में, ऊपर के घर में जाने का हिम्मत नहीं था। आंटी जरूर मेरी तरह घबराई लग रही थी। कई बार अंकल से फुसफुसा के बात कर रही थी, शायद पूछना चाहती थी ये लड़का सुरक्षित रहेगा ना, सुरक्षित रहेगा ना, इस पर कोई आँच नहीं आएगी। तब अंकल शायद उनको सांत्वना दे रहे थे कि हाँ, सब कुछ ये बाबा जी संभाल लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। आखिरकार जब 11 बज जाता है रात को, तब बाबा जी कहते हैं, बेटा डर मत, डर को मन से भगा दे, ऐसा समझ ले वो तेरी प्रेमिका है। उसी अंदाज से मिलना, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। उसको डाउट नहीं होना चाहिए कि तू उसको जान चुका है, तू उसको पहचान चुका है। तू ये भी जान लेना, अगर वहाँ पर तू डर जाएगा ना तो काम खराब हो जाएगा। उसका स्वागत करना, ऐसा एहसास दिलाना कि तुम ही उसकी प्रेमी हो, तब हमारे जाल में अच्छी तरह से फंस जाएगी। इसके बाद एक कागज़ का पुड़िया देते हैं। कहते हैं ये पुड़िया अपने पास में रख लेना, अपने पलंग के आसपास ही रख लेना। जब वो लड़की तेरे पास में आ जाए, उस पुड़िया को खोल करके उसके ऊपर में डाल देना, और इतना ही तो काम है। इसके बाद वो तुम पर ज़रूर नाराज़ होगी, तुम्हें मारने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम डरना नहीं, बस एक बार आवाज़ दे देना, इसके बाद हम लोग आ ही जाएंगे। मैं फिर संभाल लूँगा, जो मुझे करना होगा मैं खुद कर लूँगा। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि मैं उस घर तक जाऊं जहां पर मैं रोज़ सोता था। हिम्मत जवाब दे गई थी। लेकिन जब अंकल कहते हैं कि बेटा डर मत, हम लोग नीचे हैं, हम निगरानी कर रहे हैं, तू डर मत, तू भी मेरे बेटे की तरह है। आखिरकार जब मुझे हौसला मिलता है, तब मैं वो आखिरी काम करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। कमरे में पहुँचता हूँ और दरवाज़ा तो खुला ही था, बस सिटकनी लगाता हूँ, ऐसे ही भेज देता हूँ। आखिरकार 12:30 बजे के आसपास दरवाजे पर दस्तक होता है, तब मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। मैं साइड में हट जाता हूँ, प्रेतात्मा अंदर आ जाती है। मैं दरवाज़ा बंद नहीं करता हूँ, ऐसे ही भेज देता हूँ। फिर वो मुझसे प्रेम करने लगती है। वही वक्त था जब मैं पुड़िया मेरे पास में थी और उसको मैं खोल देता हूँ, और उसके बदन पर मैं वो पुड़िया का जो भी मटेरियल था डाल देता हूँ। जैसे ही डालता हूँ ना, इतनी ज़ोर से चिल्लाती है, अगले पल उसका रूप जो इतनी सुंदर देख रही थी, अचानक भयानक रूप नजर आने लगता है। लाल लाल आंखें, डरावनी आंखें, और ऊपर से भयानक चेहरा भी। चीखने लगती है, तू मेरे साथ धोखा किया है, तू मेरे साथ धोखा किया है। मैं डर जाता हूँ, चिल्लाने लगता हूँ, लेकिन अभी तक न अंकल आए थे, न तांत्रिक बाबा आए थे। मुझे डर लगने लगा, वो तो मेरे को मारने को तैयार बैठी थी। मैं अपने आप को बचाते हुए कमरे में इधर उधर भाग रहा था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो जैसा लग रहा था कि जो पदार्थ मैंने उसके बदन पर डाला है, उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा लग रहा था कि उसके बदन में आग लगी हुई है। उछल रही थी, मुझ पर नाराज़ हो रही थी, मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और आखिरकार दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खोलते ही अंकल जी नजर आते हैं। कहते हैं, बेटा बस मेरे पास में आ जा, मेरे पास में आ जा। और मैं भागता हुआ अंकल जी के पास आ जाता हूँ। मुझे कमरे से बाहर ढकेल देते हैं। कहते हैं, बस तू बाहर ही रहना, अंदर मत आना, अंदर मेरा काम है। उसके बाद उस कमरे में क्या होता है मुझे जरा भी पता नहीं है। हाँ, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ तो बहुत सुनता हूँ। तब तक अंकल जी भी आ जाते हैं। हम छत पर खड़े हुए थे, मेरा तो हालत ख़राब थी, लेकिन अंकल जी मुझे संभाल लेते हैं। डर मत, वो सब कुछ सही कर देंगे, सब कुछ सही कर देते हैं। आखिरकार दरवाज़ा खुलता है, लेकिन वो प्रेतात्मा नज़र नहीं आती है। अंकल जी निकलते हैं हाथ झाड़ते हुए। कहते हैं, बस खेल ख़त्म, चलो काम तमाम हो गया। मैंने उसको वहाँ भेज दिया जहाँ पर वो रहने के लायक है। चिंता मत करो, अब सब कुछ सही हो गया। आज के बाद में वो प्रेतात्मा इस घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी, ये मेरा वादा है। लेकिन मैं काफ़ी दिनों तक डरा था, उस घर में रहने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अंकल जी मुझे समझाते थे कि तू अपना डर को दूर कर ले, अपना डर को दूर कर ले। अब वो नहीं आएगी, अब नहीं आएगी तो मतलब नहीं आएगी। और ऐसा ही होता है। उसके बाद वो प्रेतात्मा हमारे कमरे में कभी प्रवेश नहीं करती है। उस तांत्रिक बाबा ने उसको सही ठिकाने पर पहुंचा दिया था। मैं तो समझ ही नहीं पाया था कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। आखिर तांत्रिक बाबा ने उसके साथ क्या किया था और कैसे उसको गायब कर दिए थे, कहाँ भेज दिए थे।
मैं तो पूछ ही नहीं पाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सुधीर जी की भेजी हुई झारखंड से। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है जो मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे भेज सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक ऐसी डरावनी घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।